हेडिंग डालिएगा इक्विवेलेंट वेट। हेडिंग डालिएगा इक्विवेलेंट वेट। हिंदी में अगर आपने कभी, जो यूपी बोर्ड वाले हैं उन्होंने बेटा इसको पढ़ा है तुल्यांकी भार के नाम से। जल्दी बिटिया आओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने जितना पढ़ा है बाय मोल हमने सारी चीजें पढ़ ली। बात समझिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके सामने एक रिएक्शन लिखें कि N2 + 3H2 gives 2 times अमोनिया, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या अगर हम इसे बाय मोल करें, कैसे करें, बाय मोल, तो बेटा ये जो नंबर यहां लिखे हैं इन नंबर्स को कहा जाता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है बात? जब हमने स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां लिख लिए तो ये केमिकल रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस फॉर्म में, यानी कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है सर। अगर हम बाय मोल चीजों को कंपेयर करें तो ये बात क्लियर है कि जो चीज लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, बाईं तरफ लिखी है, वो हमें रिएक्टेंट्स के बारे में बता रही है। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करने आते हैं, और जो चीज राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ लिखी है वो हमें प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। मोल कंसेप्ट में बाय मोल कंसेप्ट ये कहता है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमको ये बताते हैं कि हमारे रिएक्टेंट किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या बात मेरी क्लियर है? किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट किस रेशियो में बन रहा है। तो अगर मैं इन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 1 मोल अगर बेटा N2 रिएक्ट करेगा तो उसको साथ चाहिए 3 मोल हाइड्रोजन का भी, तो साथ में कौन रिएक्ट करेगा? 3 मोल हाइड्रोजन। और जब 1 मोल N2 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो करके वो क्या बनाने वाला है? 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर देगा। और यहां तक का मामला हम लोग आराम से करते आए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। लेकिन ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि अगर दोस्त हमने ये रिएक्शन बैलेंस नहीं की तो हमारे पास स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा। और बेटा अगर ये नंबर नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट कितना कितना रिएक्ट किया और प्रोडक्ट कितना बना? क्या ये सबसे बड़ी समस्या है? अब ये बताओ कि क्या ये बात ना तुम कह सकते हो ना हम कह सकते हैं कि हमें सारी केमिकल रिएक्शन मालूम है। यानी अगर मैं कहूं कि MgO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, तो कुछ कुछ तो पता है, लेकिन सारी केमिकल रिएक्शन पता हो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये मोल कंसेप्ट के थ्रू अगर हम इसे बाय मोल कंपेयर करके करें सवाल, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये समस्या हमेशा खड़ी रहेगी कि हम इस उम्मीद में जरूर रहेंगे कि सवाल पूछने वाला हमको रिएक्शन में ये जरूर बताए कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके बाद हम रिएक्शन को बैलेंस करने की क्षमता रखें कि हम उसे बैलेंस कर पाए। क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं कर पाए
तो हम यहां पर कुछ भी आंसर निकालने की अवस्था में नहीं रहेंगे। क्या बात समझ में आती है? तो क्या अपनी थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर बाय मोल हम करेंगे तो ये रिएक्शन की बैलेंसिंग है या नहीं है? अब सर इक्विवेलेंट वेट की कहानी क्या है? कहानी सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट इस बात को दिखाता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने लिखूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार निकालने के लिए मॉलिक्यूल जिस एटम से मिलकर बना है उन एटम्स के एटॉमिक वेट को जितनी बार एटम मौजूद है गुणा कर करके जोड़ देंगे और जोड़ के क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। क्या एटॉमिक वेट हम सबको याद रहता है? तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? 40। कैल्शियम कितनी बार है? एक बार। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, कार्बन एक बार। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, उसी फॉर्म में लिखें अगर, और ऑक्सीजन दोस्त कितनी बार है? 3 बार। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। क्या ये बताओ मॉलिक्यूलर वेट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये बात तो क्लियर है। मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम मोल निकालते हैं तो मोल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि यहीं से मोल निकाल के यहां रखे गए हों। ठीक बात। अब कहा यह गया कि यहां पर हम मॉलिक्यूलर वेट की जगह कौन सा वेट लाए हैं? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमें यह बताता है कि अगर हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं भी किया है तो भी हम चीजों को आपस में कंपेयर करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर मोल की बजाय एक नया टर्म आएगा जिसका नाम है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या टर्म है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट। या बेटा इसी को मैं केवल और केवल क्या बोल सकता हूं? इक्विवेलेंट। ठीक बात। अभी सिर्फ सुनना है, ग्राम इक्विवेलेंट बोले या इक्विवेलेंट। जब हमें यह निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? वेट इन ग्राम तो ऊपर रखेंगे, लेकिन नीचे मॉलिक्यूलर वेट की बजाय हम कौन से वेट का इस्तेमाल करते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्यों जरूरी है ये अभी पता चल जाएगा। बिना इक्विवेलेंट वेट के आप कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट निकाल नहीं पाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल भी लिए तो इसका फायदा क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है? देखते जाना। सबसे पहले तो ये आपकी समस्या को खत्म करता है, यानी किसकी जरूरत नहीं है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमें ये कहता है जो भी चीजें रिएक्ट कर रही हैं, जो भी चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट जितने रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के रूप में क्या होंगे? फॉर्म होने वाले। इसका मतलब इस कंसेप्ट से रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से इस रिएक्शन को देखता तो क्या आप कभी भी ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे? जवाब है नहीं। आप क्या कहेंगे कि सर बिल्कुल सीधे सीधे बोल सकते हैं, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के भी कितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे? एक ही करेगा। और अमोनिया कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया जो है वो यहां पर क्या होगा? फॉर्म हो। तो ये बताओ इन दोनों में कौन सा वाला कंसेप्ट ज्यादा बेटर कंसेप्ट है? ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। यानी इसमें बेटा हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। गौर से सुनिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, अगर रिएक्टेंट 1 से ज्यादा है तो बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे,
और जितना रिएक्ट किया है उतना ही बनेगा, चाहे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वहां पर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो बेटा। तो ये जरा उतार लीजिए इतना मामला। इसकी जरूरत आज की क्लास में नहीं पड़ेगी मोल निकालने की, इसकी जरूरत आज की क्लास में भरपूर पड़ेगी ग्राम इक्विवेलेंट निकालने। अभी मैंने कुछ भी शुरुआत नहीं की है। पहले फेज में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि हम इक्विवेलेंट वेट क्यों निकालें, क्योंकि हमें ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट निकालने हैं। बोलो बेटा। और अगर हम उसे निकाल लेते हैं तो अगर हमें मोल निकालना जब आता है तो हम इसे निकालकर क्या फायदा मिलेगा? इसे निकालकर यह फायदा मिलेगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उनके बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे और जितना रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो बेटा। तो इसलिए हमारा सारा कंसंट्रेशन आज की क्लास में किसको निकालने पर होगा? उतारने से पहले देख लो किसे निकालने के लिए सारा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि अगर यार दोस्त ये नहीं आया तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल। ठीक बात है। देखिए टफ नहीं है, थोड़ा सा अलग है मामला। स्कूल लेवल पर ज्यादातर चीजें मोल के रिस्पेक्ट में वो करा देते हैं। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो इक्विवेलेंट के टर्म में आपको चीजें करनी आनी चाहिए। आपके कितने सवाल इससे बन जाएंगे? लिखते रहिए और सुनते रहिए। कितने सवाल इससे बन जाएंगे? एक सवाल मोल कंसेप्ट से आएगा, एक सवाल रिडॉक्स रिएक्शन से आएगा और इसका भरपूर प्रयोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जबरदस्त होने वाला। क्लियर है मामला? तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली। 12 नंबर हैं एक तरीके से, ये समझिए मोटा मोटी। चला जाए, यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक मामला सही चल रहा है। अच्छा, ये ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट या इक्विवेलेंट कंसेप्ट आप किसी केमिकल रिएक्शन में भी लगा सकते हैं, किसी कंपाउंड के अंदर भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में या किसी भी परिस्थिति में इक्विवेलेंट कंसेप्ट जरूर काम आता है। आपके नीट में एक नया पोर्शन जुड़ गया है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको टाइट्रेशन रिएक्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा। टाइट्रेशन रिएक्शन बिना इक्विवेलेंट कंसेप्ट के सॉल्व नहीं होंगी, वो मोल वोल से नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर सीधा फंडा होता है कि एक कंपाउंड लिया गया, उसकी रिएक्शन किसी से कराई गई तो कुछ बना, फिर जो बना उसकी फिर रिएक्शन कराई, तो एक लंबा प्रोसेस है। सीरीज ऑफ रिएक्शन वहां होती है, यानी कई सारी रिएक्शंस होती हैं और आपको दिया क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट के बारे में दिया होता है। तो आप सारी रिएक्शन लिख पाओ ये किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है और आपको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो। अब बेटा सारा फोकस अपन किस पर करने वाले हैं? इक्विवेलेंट वेट पर। उतारना थोड़ा सा तेज है, ठीक है ना? राइटिंग हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाओ।
चलें सर, डेफिनेशन लिखिएगा, साइड में लिखिए इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले लिखो इक्विवेलेंट वेट, जिससे उसकी डेफिनेशन लिखोगे। पूरी स्पेलिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं, इधर देखो, इतना जान नहीं लड़ाना है, इतना तो लिख पाओगे प्रभु, इतने से काम बन जाए। ठीक बात है। इक्विवेलेंट वेट देखिए, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस is the number of parts, is the number of parts by mass of the substance, by mass of the substance, लिखा सबने, that combine or displace, that combine or displace directly or indirectly, directly or indirectly 1.008 by 1.008 पार्ट्स भी लिख लो, पार्ट्स by mass of हाइड्रोजन 1.008 पार्ट्स by mass of हाइड्रोजन, और करके लिखना, और 8 पार्ट्स by mass of ऑक्सीजन, 8 parts by mass of oxygen, और 35.5 parts by chlorine, और 108 parts by mass of silver, called equivalent weight of that substance। ठीक है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है दोस्त, कहानी क्या है ये समझिए, इतना जान लड़ाने की जरूरत नहीं, और अभी इसका भी जुगाड़ निकाल देंगे। अगर कहा गया किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस में एटम भी आ जाएगा, आयन भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकालना है, तो मैं ये देखूंगा कि उसका कितना भाग एक पार्ट, अब 1.008 है तो इतना आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं है, एक भाग हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है या निकल रहा है, डिस्प्लेस का मतलब निकलना, तो एक पार्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, या 8 पार्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, या 35.5 पार्ट क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, या 108 पार्ट सिल्वर के साथ जुड़ रहा है, वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको और आसान करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला CaH2, कहानी सुनिएगा, और मैंने आपसे कहा कि मुझे कैल्शियम और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बता दो या कैल्शियम का बता दो, अगर अभी बात ये की,
तो मुझे ये बताइएगा, या इस कंपाउंड का बताना है, तो मुझे ये बताओ कैल्शियम यहां कितनी बार है? एक बार। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि इसके अंदर कैल्शियम कितना भाग है? 40 पार्ट। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो 40 पार्ट कैल्शियम है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? एक। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। तो हाइड्रोजन के बेटा कितने पार्ट होंगे? तो इसका मतलब इस कंपाउंड को बनाने में 40 भाग कैल्शियम और 2 भाग हाइड्रोजन के लगे होंगे। लेकिन अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट तो ये कहता है कि 40 पार्ट कैल्शियम और 2 पार्ट हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा कितने भाग हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो। क्या लिखा है डेफिनेशन में? 1 पार्ट हाइड्रोजन। तो बेटा अगर मैं 1 भाग हाइड्रोजन का करूंगा तो क्या मुझे यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा? तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 40/2। क्या बात समझ में आती है सर? और ये आएगा 40/2 भाग कैल्शियम। अब ये बताइए 40/2 को क्या मैं 20 लिख सकता हूं डायरेक्ट? तो बेटा ये हो गया 20 पार्ट कैल्शियम के साथ जुड़ता है क्या? 1 पार्ट हाइड्रोजन। अब तुम तो यही बोल रहे हो, डेफिनेशन को आसान भाषा में समझो। 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ जितना भाग जुड़ा होगा वो उसका क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार इस कंपाउंड में कितना होगा? बोलिए बेटा। 20। क्या ये बात समझ में आती है आपको? बोलो बेटा। तो दिया तो कुछ भी जा सकता है, ये हमें देखना है कि असलियत में कितने भाग हाइड्रोजन यानी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ जितने भाग उस एलिमेंट के होंगे वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। ऑक्सीजन अगर दिया होगा बेटा तो कितने भाग के साथ कंपेयर करेंगे? 8 पार्ट के साथ। क्लोरीन अगर दिया होगा तो 35.5 के साथ। सिल्वर अगर दिया होगा तो 108 के साथ। क्लियर है मामला? एक जरा हमको बताओ, उतारना नहीं है अभी, छापने में तो तुम माहिर हो। SO2 पहले जो दिया है उसको पकड़ो। SO2 में सल्फर कितना है? 1 बार है। एटॉमिक वेट कितना होता है? 32। तो क्या 32 पार्ट सल्फर है? ठीक बात। ऑक्सीजन कितना है? 2 बार है, लेकिन एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 16 दूनी, ये डायरेक्ट समझ पाओगे तो 32 पार्ट ऑक्सीजन। क्या इतने से काम बनेगा? बोले ना, हमें कहां जाना है? ऑक्सीजन के केस में 8 पार्ट ऑक्सीजन। तो अगर 32 पार्ट ऑक्सीजन में 32 पार्ट सल्फर है तो बेटा 1 पार्ट ऑक्सीजन में कितना सल्फर पाया जाएगा? 32/32 पार्ट सल्फर। क्या ये बात समझ में आती है? जो कि 1 आएगा, लेकिन हमें कहां तक जाना है? 8 भाग तक। तो 8 पार्ट ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए होगा? 32/32 गुणे 8 पार्ट सल्फर। क्या ये बात समझ में आती है? तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं डायरेक्ट ही लिख दूं तो क्या तुम समझदार आदमी हो कि इस कंपाउंड में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 8। क्या ये बात समझ में आती है सर? तो डेफिनेशन हमको याद इसलिए रखनी है, अभी डेफिनेशन की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, लेकिन कल को क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकल सवाल भी आते कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या असर्शन रीजन टाइप आता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो वहां ये बात पता होनी। क्लियर है मामला? बना लीजिए दोनों। तो हम किसी भी चीज का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं सब्सटेंस का, तो हम हमेशा कंपेयर करेंगे कि 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ उसका कितना भाग जुड़ा है, 8 पार्ट ऑक्सीजन के साथ उसका कितना भाग जुड़ा है, 35.5 पार्ट Cl के साथ उसका कितना भाग जुड़ा है, या 108 पार्ट सिल्वर यानी Ag के साथ उसका कितना भाग जुड़ा है।
पहले मॉलिक्यूल देखकर जो दिया है उसको बना लेंगे, उसके बाद कंपेयर करें, है ना। तो यूनिटरी मेथड है कि 32 में से इतना है तो 1 में कितना होगा, 8 में कितना होगा। अब जैसे जैसे आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो आप फिर चीजों को डायरेक्ट बताने लगो, ठीक है ना। लेकिन अभी नया है तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए जिससे कि ध्यान रहेगा। चला जाए, तो यहां तक आपकी बात समझ में आनी चाहिए। और आपको कंपेयर करने के लिए पहले ही डेफिनेशन में बता दिया। अब एक सवाल सीएल वाला भी कर लेते हैं, ठीक बात है। चलिए सर, हटाएं, आओ। अगर हम तुमसे कहें हमारे पास MgCl2 है, कौन है, MgCl, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें यह बताइए कि इक्विवेलेंट वेट Mg का कितना होगा। बना लीजिए सर। अगर MgCl2 है तो Mg का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। ठीक बात। अब सुनो, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है। तो ये बताओ, यहां देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम यहां कितना है, एक बार है, यानी 24 पार्ट बाय मास। यहां कौन मौजूद है, मैग्नीशियम। Cl की अगर हम बात करें तो Cl हमारे पास है 35.5 होता है एटॉमिक वेट। तो 35.5 गुणे 2 यानी 71 पार्ट यहां पर कौन मौजूद है, क्लोरीन। ये है, ठीक बात। अब अगर मुझे मैग्नीशियम तक जाना है तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का कितना भाग किसके साथ जुड़ा है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में 35.5 से। क्या यही मतलब है। आ जाओ दोस्त, एक पार्ट क्लोरीन के साथ कितना पार्ट जुड़ा हुआ है, 24/71 पार्ट मैग्नीशियम। क्या ये बात समझ में आती है। तो बेटा अपने को तो जाना है 35.5, तो 35.5 पार्ट क्लोरीन के साथ बाय डेफिनेशन कितने पार्ट मैग्नीशियम के जुड़े हैं, तो 24/71 गुणे 35.5। क्या ये बात समझ में आती है। तो अब यार इतने तो तुम समझदार हो कि 35.5 इससे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 24 से कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 12 पार्ट मैग्नीशियम जुड़ा है 35.5 पार्ट क्लोरीन से। तो बेटा मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 12। क्लियर है मामला। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या। तो एक बात ये बताओ, इधर देखो, क्या कंपाउंड तो अलग अलग बनेंगे, कई सारे, SO2 भी बनेगा, SO3 भी बनेगा,
MgO भी बनेगा, MgCl2 भी बनेगा। तो इसका मतलब कौन सी चीज है जो फिक्स रहती है? मॉलिक्यूलर वेट अगर हम किसी का लेते थे तो वो हमेशा क्या रहता था? फिक्स रहता था, ये कभी बदलता बदलता नहीं है। लेकिन कौन सी चीज है जो बदलती हुई नजर आएगी? इक्विवेलेंट वेट। यानी अगर हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालें तो अलग अलग रिएक्शन में उसका बर्ताव यानी बिहेवियर अलग अलग होगा। यानी इक्विवेलेंट वेट एक कैसी चीज है? वेरिएबल है, यानी ये बदल सकती है। तो कभी अगर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट आ रहा हो तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बना लीजिए सर, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक बात। अब मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर इसका कोई दूसरा जुगाड़ बताओ, कब तक ये बाय पार्ट करते रहेंगे और एक अच्छा खासा कंफ्यूजन भी रहता है इसमें। तो कोई इसका सरल तरीका निकालें जिससे कि हम इक्विवेलेंट वेट, असलियत में क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड के लिए फिक्स है, बात समझना। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का एक्चुअली में ये बताता है कि दी गई रिएक्शन में या जब वो बना है तो असलियत में उसका कितना भाग रिएक्ट कर रहा था। कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, असलियत में उसका कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा था, ये कौन बताता है? इक्विवेलेंट वेट बताता है। ठीक बात है। अब सर कहानी को सुनिएगा। अगर कोई चीज मॉलिक्यूल है, किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल। तो ये बताओ मॉलिक्यूल यानी अणु क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर अगर कोई चीज बनी है तो वो सब क्या है? मॉलिक्यूल। H2, O2, CO2, O3, P4, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, K4 FeCN का होल 6, ये सब क्या है? कई सारे एटम से मिलकर बना है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर कोई चीज बने और उस पर कोई चार्ज ना हो, वो क्या होता है? मॉलिक्यूल। अब अगर किसी मॉलिक्यूल का आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कहा जाता है मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय VF, जहां पर VF डिनोट कर रहा है वैलेंसी फैक्टर को। क्या टर्म है ये? क्या नाम है बेटा? वैलेंसी फैक्टर। बनाइए सर। अगर किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक बात। अगर बेटा हमें किसी एटम का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो एटम के केस में अब हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं ले सकते, अब क्या लेंगे? एटॉमिक वेट। और फिर भी डिवाइड किसी से किससे करने वाले हैं? वैलेंसी फैक्टर। ठीक बात। अगर कोई आयन ले, फॉर आयंस, तो अगर मुझे किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आयन के केस में दो टर्म है, एक बोलते हैं आयनिक वेट, दूसरा बोलते हैं फॉर्मूला वेट। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमें अब क्या रखना पड़ेगा? उस आयन का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से वेट रखें, यानी फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये तो तीन फॉर्मूले हैं सर इक्विवेलेंट वेट निकाल। ठीक बात है भाई, तीन ही चीजें मिलेंगी, या तो कोई मॉलिक्यूल मिलेगा, या कोई दोस्त एटम मिलेगा, या कोई आयन मिलेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं।
अब हमको एक बात बताओ, इन तीनों में कौन सी चीज है जो कॉमन है? वैलेंसी इफेक्ट। कौन सी चीज है जो हम जानते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हमको पता होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक वेट हम जानते हैं, किसी भी आयन का फॉर्मूला वेट हमें पता होता है। परेशान मत होना, आयन का फॉर्मूला वेट का मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से, कितनी बार भी जाए आए, क्या चार्ज आएगा प्लस या माइनस, और इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से उसके वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं तुमसे कहूं NO3 माइनस, तो तुमको माइनस देख के परेशान नहीं होना है। NO3 माइनस का फॉर्मूला वेट क्या होगा? नाइट्रोजन के लिए 14 रखोगे, 3 ऑक्सीजन एटम के लिए 3 गुणे 16 रखोगे। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मामला? तो अब ये बताओ कौन सी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है? वैलेंसी फैक्टर। बिना इसको निकाले हम क्या नहीं निकाल पाएंगे? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट की जरूरत हमको क्यों है? क्योंकि हमको निकालना है क्या? इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। और ये निकालने के लिए हमें चाहिए वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। बोलो भैया। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट किस में फंसा है? वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है मामला? तो वैलेंसी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर ये निकालना आप सीख गए तो आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट बता पाएंगे, और उससे बेटा आप उसका ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट बता पाएंगे। क्लियर है मामला? वैलेंसी फैक्टर के बारे में कुछ बातें सुन लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या होता है? नंबर होता है। बात समझिएगा। दूसरा, वैलेंसी फैक्टर का कोई साइन नहीं होता, इसका प्लस या माइनस से कोई संबंध नहीं है सर। क्लियर है बात? वैलेंसी फैक्टर कभी भी जब निकालेंगे तो ये दी गई चीज के पर मोल के लिए डिफाइंड होता है। किसके लिए डिफाइन होगा? पर मोल के लिए डिफाइन हो। भविष्य में आगे चलकर इसी वैलेंसी फैक्टर को जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तो उसमें बेटा क्या नाम बोलेंगे? एन फैक्टर। क्या बोलेंगे? एन फैक्टर। मतलब यही रहेगा, तरीके सारे यही रहेंगे इसको निकालने। बना लीजिए तीनों बातें। और ये जो टर्म हमने नीचे लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। आने वाले समय में याद दिलाएंगे और ये वाला पन्ना खुलवाएंगे। मैंने आपको लिखवाया था पर मोल डिफाइन हो। ठीक बात है? पर मोल का मतलब एक के रिस्पेक्ट में। ठीक बात है? अगर 2 लिखा है तो भी हम एक के रिस्पेक्ट में। तो अब ये बताओ, अगर मैंने वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख लिया हम लोगों ने, तो क्या हम किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट तुरंत बता सकते हैं? अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अगर वो एटम है तो एटम में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अगर वो आयन है तो आयन में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? यानी आयन के फॉर्मूला वेट में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है मामला? तो सारी लड़ाई किसके ऊपर आके केंद्रित हो गई है? वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है मामला? आपको 10 प्रकार से वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए। कितने प्रकार का? 10। पूरी केमिस्ट्री में 10 तरीके हैं जहां से आपको जरूरत पड़ेगी। यहां तक क्लियर है मामला? हटाया जाए। देखो नई चीज है इसलिए बहुत आराम आराम से समझा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है स्कूल लेवल पे इसको कोई ज्यादा पढ़ता वढ़ता नहीं है। हेडिंग डालिएगा वैलेंसी फैक्टर। VF से डिनोट करें। और टोटल 10 तरीके। आपका सारा दम इसी में निकल जाए। जो जो बोलते जाएं वो सुनते जाना है। बात समझिएगा। और याद करते जाना। अभी के लिए हमको ये बताइए
अगर मुझे किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बात समझिएगा, तो बाय डेफिनेशन बताओ इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब होता है। पूरा वो नहीं चाहिए। किसी भी सब्सटेंस का कितना भाग हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होना चाहिए। 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ कितना भाग जुड़ा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 8 पार्ट ऑक्सीजन के साथ कितना जुड़ा, सीएल के रिस्पेक्ट में 35.5 पार्ट सीएल के साथ कितना जुड़ा, सिल्वर के केस में 108 पार्ट सिल्वर के साथ कितना जुड़ा। क्या ये बात समझ में आती? अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट किसी मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। किसी एटम के लिए निकालना है तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। किसी आयन के लिए निकालना है तो आयनिक वेट ना बोल के क्या बोलोगे बेटा, फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या ये बात समझ में आती? वैलेंसी फैक्टर केवल और केवल एक नंबर है। वैलेंसी फैक्टर का कोई साइन नहीं होता। वैलेंसी फैक्टर कितने मोल के लिए डिफाइन है, 1 मोल यानी पर मोल। क्लियर है मामला? शुरुआत करते हैं। पहला तरीका, वैलेंसी फैक्टर अगर हमें आयंस के लिए निकालना है, फॉर आयंस, अगर हमें कोई आयन दिया और पूछा गया बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो कहा जाता है वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या बेटा टोटल निगेटिव चार्ज के बराबर होता। अब ये बताओ कौन से आयन हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन। तो यानी ये बात किसके लिए डिफाइन है, कैटायंस के लिए। कौन सी चीजें हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनायंस। तो यानी ये किसके लिए डिफाइन है, फॉर एनायन। इतना बना लीजिए, बस हो गया, पहला खत्म। अगर कोई एलिमेंट है और उस पर चार्ज है तो जितना, अगर वो कैटायन है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। अगर वो एनायन है तो जितना नेगेटिव चार्ज है वो उसका वैलेंसी फैक्टर। यहां तक कोई समस्या नहीं, इतना आप समझदार आदमी हैं कि मानकर मैं चल रहा हूं, आप इतनी बात पकड़ ले। चलिए सर, हमारा काम खत्म हो गया। अब पहला वाला हमने बता दिया। अब मैं आपके सामने आयन लिखूंगा, आप मुझे बगल में उसका वैलेंसी फैक्टर लिख के दिखाएंगे। ठीक बात है? के प्लस, इधर आपको वैलेंसी फैक्टर लिख, Na प्लस Mg+2, Al+3, NH4+। एनायन की अगर हम बात करें तो Cl माइनस H2O3-2, SO4-2, CO3-2, C2O4-2, या इधर आए तो O-2, S-, इनके लिए वैलेंसी फैक्टर बताने हैं। तो जो दिख रहा है वही आंसर है। क्यों भैया? जो इधर लिखा है वो क्या है, एनायंस, और जो इधर लिखा है वो कैटायंस। कोई भी कैटायन हो सकता है, सारे तो नहीं लिख सकते, तो एक अंदाजा आपका लग जाएगा। चलिए बताना शुरू करिए भाई। इधर आइए, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो वैलेंसी फैक्टर है, 1 1 2 3 1। क्लियर है मामला? जितना नेगेटिव चार्ज है वो वैलेंसी फैक्टर है, 1 2 2
दो दो, हाँ सब बोल, ठीक बात है। मान लो अगर एक और लिख लो, ये लगेगा सब दो ही वाला होता है क्या? n-3 अगर है तो तुम कुछ भी बना सकते हो ना यार। हम लोग तो अपनी थ्योरी पढ़ाते हैं, तुम साथ साथ अपनी बनाने लगते, टीचर के आगे निकलने लगते हो कि इतना लंबा नहीं है, अपन लोग ऐसे याद रख। तो पहला पार्ट क्लियर है। अगर कोई आयन हमारे सामने है तो उसका वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होगा? अगर वो कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज के बराबर जितना टोटल है, या अगर वो एनायन है तो जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज। चला जाए। दूसरा केस आता है अगर हम किसी बेस के बारे में बात करें। ठीक बात है, हटाएं सर, नोट किया है सबने? दूसरे नंबर पे आते हैं, लिखिएगा फॉर बेस। अब बेस के लिए लिखते समय कुछ बातें आपको याद रखनी, कुछ आपको पता है, कुछ हम आपको बता देंगे। बेस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि बेस वो होता है जो OH माइनस देता है। क्यों भैया? क्लियर है बात? लेकिन आपको याद रखना है बेस वो भी होता है जो H प्लस एक्सेप्ट करता है, यानी जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो भी क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्लियर है मामला? केमिस्ट्री में 3 प्रकार से बेस डिफाइन है, और तीसरा तरीका है ऐसा जो लोन पेयर, जो लोन पेयर समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा उसी एलिमेंट का। जो लोन पेयर किसी को डोनेट यानी दान करे, यानी डोनेट करता है, वो भी क्या कहलाता है? बेस कहलाता। क्लियर है मामला? तो अब से ये आपने दिमाग में याद रखना, बेस कौन है? जो OH माइनस दे वो भी बेस, जो H प्लस को एक्सेप्ट करे वो भी बेस, और जो लोन पेयर को किसी को डोनेट कर दे यानी दे दे वो भी क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। बस केवल नाम बदल जाता है। अगर वो लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है तो लुईस भाई साहब ने इनको देखा था, इसलिए उनके सम्मान में इसको क्या कहने लगा? लुईस। सब पढ़ा है आपका, बस हम आपको एक जगह पर एक्यूमुलेट करके चीजों को लिखवा रहे। ठीक बात? क्लियर है मामला? एक बात और, जब इतने आप हीरो आदमी हैं तो आप एक बात और समझ पाएंगे। तीनों बातें क्लियर हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब सर केमिस्ट्री में क्या होता है ना, मैंने तुमसे बार बार बोला है, केमिस्ट्री का बड़ा सीधा फंडा है सर। जहां तुम्हें समझ में आने लगेगा वहां ये बदल देंगे। देखो तुम्हें मोल समझ में आने लगा था, तुम मोल ओल निकालने लगे थे, तुम्हें लगा सब दुनिया यही है, बाय मोल निकाल ले जाएंगे। अब इन्होंने तुरंत मामला बदल दिया कि नहीं नहीं, मोल ओल नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे ही हम लोग जैसे वाटर की बात करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वाटर। फिर आगे चल के जैसे ही वाटर समझ में आएगा कि H2O है, फिर कहेंगे एक्वा। एक्वा पीना जो है वो उसी के नाम पे, तो बोले एक्वा बोलेंगे। अब बोलो सर, जब ये सब समझ में आने लगेगा तो बोलेंगे हाइड्रेटेड। बोलिए सर। तो इसका मतलब है केवल नाम बदल रहा है और वो नाम हमें पहचानना है। बेस जितने OH माइनस देता है, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, जितने OH माइनस दे सकता है उसकी एसिडिटी कहलाती। क्या कहलाती है सर? एसिडिटी। बेस में बेसिसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसिडिटी। देखो मामला बदल गया। बेस जितने OH माइनस देता है वो उसका क्या कहलाता है? एसिडिटी।
क्लियर है मामला? बना लीजिए। तो अब जब हम वैलेंसी फैक्टर के लिए लिखेंगे तो आप बात समझ पाएंगे। ठीक बात है, खत्म नहीं हुआ है, भी है मामला। हमें मत घूरो, हमने कुछ नहीं किया। हम तो बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं और सरल भाषा में आपके सामने रहे। क्या ये बताओ, अब तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि देखो सर, बेस जितने OH माइनस देता है वो उसकी क्या कहलाती है? एसिडिटी। तो सर क्या बेस तो H प्लस भी लेता है, तो बेस जितने H प्लस लेता होगा क्या वो भी उसकी एसिडिटी कहलाता होगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितने OH माइनस दे या H प्लस ले वो उसकी क्या कहलाती है? एसिडिटी। क्लियर है मामला? तो अगर कोई बेस की तरीके काम कर रहा है, वैसे तो ज्यादातर आपके काम क्या आने वाला है? OH माइनस। ठीक है ना? जो टर्म है वो एसिडिटी का OH माइनस के लिए ज्यादा इफेक्टिवली काम कर। ठीक बात। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बेस है तो बेटा उसका वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते हैं? पहला, उस बेस की एसिडिटी जितनी हो वही उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी फैक्टर। तो एसिडिटी का मतलब समझ में आया कि वो कितने OH माइनस दे सकता है। दूसरी बात लिखी गई, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस, यानी जितने OH माइनस निकल सकते हैं। रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है? निकल सकते हैं, वो भी उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी फैक्टर। अगर इन दोनों में कोई दिक्कत है तो बवाल हटाइए साहब, डायरेक्ट याद रखिए, जितने OH ग्रुप दिखें वो क्या कहलाएंगे? उस बेस का वैलेंसी फैक्टर। तो तीसरी वाली बात तो बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक बात है। अब यहां वाले में तुमको बस एक बात का ध्यान रखना है। क्या? क्या ये पढ़ाया गया है कि मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं? मेटल पीरियोडिक टेबल में कहां कहां है? ग्रुप नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम छोड़ दो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो क्या इनके हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर। क्लियर है मामला? तो अपने को इतना याद रखना है। फिर डी ब्लॉक में क्या सब मेटल ही है? ट्रांजिशन मेटल के नाम से आप पढ़ते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक में आप क्या बोलते हैं? ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? मेटेलिक कैरेक्टर। यानी पी ब्लॉक का जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो जनरली उसका हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? बेसिक नेचर। क्लियर है मामला? अब यहां पर हम आपके सामने कुछ बेस लिख रहे हैं, हमको जरा बताइए उनके वैलेंसी फैक्टर क्या क्या है। लिखिएगा सर, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। मतलब ये जो बात लिखी है वो हमेशा काम करेगी। AlOH का होल थ्राइस, CuOH, CuOH का होल ट्वाइस, और NH4OH, NH4OH।
यहां आपको बताने हैं इनके लिए वैलेंसी फैक्टर। चला जाए, आओ सर, क्या देखकर बता पाओगे? NaOH के लिए एक, यहां, यहां, बताओ। क्लियर है मामला? तो आपने वैलेंसी फैक्टर कितने तरीके से निकालना सीखा है? दो तरीके से। बोलते जाओ, इधर देखो, छापने नहीं आए हो। पहला, अगर कोई आयन दिया है तो वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो फटाफट। टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है मामला? अगर कोई बेस है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? जितने OH दिख रहे हैं वही वैलेंसी फैक्टर है। या अगर बहुत डेफिनेशन में जाए तो जो उसकी एसिडिटी है। एसिडिटी का मतलब होता है दिए गए कंपाउंड में वो कितने OH माइनस दे सकता है, जिसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस। क्या ये बात क्लियर है सर? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छाप लो जो भी छापना, क्योंकि तुम जिस जुगाड़ में हो जितना पढ़ के जाओगे उसको बता देना, क्योंकि याद रहेगा ना। पेपर में जब अच्छा निकलवाएंगे हम लोग, सवाल जब हम लोग करेंगे तो ये बताओ, सवाल में अपन लोग क्या यही याद दिलाएंगे ना कि बताओ वहां क्या बताया था? तो कम से कम जरूरी नहीं है कि आप सबको, ये तो अब कॉपी काली करानी है हमको, तो हम कुछ ना कुछ नोट्स बनवाएंगे। नहीं तुम बवाल काट दोगे कि वो कुछ लिखा ही नहीं रहा है। तुम्हें इससे कोई मतलब थोड़ी कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, लिखा एक और बात के लिए रहे, क्या लिखाना क्यों जरूरी है? तुम मेडिकल वाले हो, तुम्हें जितनी तेज आता है उतनी तेज जाता है। बोलो यार। क्योंकि तुम लास्ट में खिचड़ी कर देते हो सब मामले। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने अभी पढ़ा, जितनी देर सामने हो, इंडक्शन है ना जैसे फिजिक्स में, सामने टीचर है, तुमको आ रहा है, टीचर गया, थोड़ी देर तक इंड्यूस्ड रहोगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद मामला सपाचट होने वाला। तो यहां तक क्लियर है मामला? तीसरे नंबर पर आते हैं एसिड्स के लिए। फॉर एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर देखो, क्योंकि तुमने पीछे वाला मामला पढ़ लिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें बता दूं। जित एसिड के लिए अगर वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा होगा, जितने H+ या H उतना वैलेंसी फैक्टर 100% गलत है। जितने H उतना वैलेंसी फैक्टर जरूरी नहीं है। मतलब जितने H उतना वैलेंसी फैक्टर हो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है किस्मत से और नहीं भी। बात समझ में आ रही है कि? पहली लाइन तो यही लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। अब यहां मैं अगर एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर लिखूंगा तो कहा जाता है पहले तो जितनी उसकी बेसिसिटी है, क्या है सर? उसकी बेसिसिटी है। तो पहले मैं अगर बोलूं तो सिर्फ इतना ही लिख लो, उसकी बेसिसिटी के बाद। इसी को मैं अगर दूसरे रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H आयन, यानी कि उसके पास कितने ऐसे H हैं जो H+ की तरीके निकल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप एसिड का वैलेंसी फैक्टर बताएं।
अब हमको ये बताइएगा, अगर कोई एसिड है, जैसे वहां बनाए थे, एसिड का काम होता है कि वो H+ को क्या करता है, देता है। बोलो भैया, एसिड वो है जो H+ देता है। बोलो भाई, इसी का उल्टा क्या होगा, एसिड वो है जो OH- लेता है, या बोल दे एक्सेप्ट करता है। क्यों भैया, जितना OH- एक्सेप्ट कर ले, ये भी होता है OH- एक्सेप्ट भी कर सकते। और तीसरी बात, क्या ये बोल सकते हैं कि एसिड वो भी है जो लोन पेयर क्या करे, एक्सेप्ट करे। क्योंकि अगर बेस ने लोन पेयर दिया है, किसी ने तो लिया होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे। बस केवल इनका नाम किसके नाम पर लिखा जाएगा, लुईस के नाम पर। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। क्लियर है मामला। तो यार यहां तो मामला फंस गया, वहां तुम OH ग्रुप देख के बता ले जा रहे थे फटाफट, यहां पे मामला OH का H का है ही नहीं। पहला बेसिसिटी, तो इसका मतलब, अब बेसिसिटी की बात करें तो क्या कहा जाएगा, एसिड जितने H+ देता है, जितने H+ देता है, ये उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती। ठीक बात, क्लियर है मामला। अगर इसी बात को मैं लिखना चाहूं, तो क्योंकि ये आगे चल के पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, अगर कोई एसिड एक H+ दे, कितना H+ दे, एक, यानी उसके पास कुल कितने, एक H+ हो, तो इसका मतलब है मैं उसको बोलूंगा मोनोबेसिक एसिड। क्या नाम दूंगा, मोनोबेसिक एसिड। तो तुम समझदार हो, अगर कोई एसिड 3H+ निकाल सकता है, तो क्या मैं उसे बोलूंगा ट्राई बेसिक एसिड। बोलो भाई, तो बीच वाला समझ ही गए होगे, डाई बेसिक एक होता है, तो 2 लिख लो, ध्यान रहेगा। एसिड जितने H+ देता है उसके आधार पे उसका नाम लिख सकते हैं, मोनोबेसिक एसिड या डाई बेसिक एसिड या ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर है मामला। अगर अगर कहीं लिखा है, इधर सुनो, अगर कहीं सवाल में लिखा है कि एक कोई कंपाउंड है और वो मोनोबेसिक एसिड है, तो इसका मतलब वो कितने H+ देगा, एक। अगर बेटा वो लिखा है डाई बेसिक एसिड है, तो कितने देगा, 2। ट्राई बेसिक है तो 3। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी। अब एसिड के केस में यहां तक का मामला आपके सामने है, ये वाली हमारे लिए समस्या है, तो हम इसका समाधान करेंगे और हम एसिड्स को 3 भागों में बांट लेंगे। पहला, चला जाए, अगर फॉस्फोरस के एसिड है, किसके एसिड है, फॉस्फोरस वाले एसिड है, तो इनके लिए याद रखना है, वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल ऑक्सीजन एटम जो भी उसमें दिख रहे हैं -1, यानी जितने ऑक्सीजन एटम हैं, अगर हम उसमें एक घटा दें तो क्या निकल आएगा, उसका वैलेंसी फैक्टर। चला जाए, अगर मैं यहां लिखता हूं H3PO4, H3PO3 और H3PO2, तो वो ऊपर वाली बात आपको सत्य होती हुई नजर आने लगी।
क्या सर इन तीनों एसिड्स में कितने कितने हाइड्रोजन हैं? तीन तीन। क्लियर है मामला? तो गलत अगर करना हो तो तीनों में तीन तीन लिख दें वैलेंसी फैक्टर। लेकिन क्या कहा गया, अगर फास्फोरस का एसिड है तो जितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं उसमें से एक हटा दो, तो क्या निकल आएगा? वैलेंसी फैक्टर। जरा बताओ, H3PO4, समझदार आदमी हो, 4 में से एक घटेगा तो 3, 3 में से एक घटेगा तो 2, और 2 में से एक घटेगा तो, क्या ये बात समझ में आती है? खत्म नहीं हुआ, रुके रहो। वैलेंसी फैक्टर निकाल लिया। अब ये बताओ, H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 है। वैलेंसी फैक्टर अगर 3 है तो इसका मतलब उसके पास कितने रिप्लेसिबल H प्लस हैं? 3। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 3 का मतलब रिप्लेसिबल H प्लस, यानी ये कितने H प्लस दे सकता है? 3। इनकी बात करें तो रिप्लेसिबल H प्लस 2 का मतलब तो यही है, और इसका मतलब रिप्लेसिबल H प्लस कितना है? क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रहा है? तो अगर हम एसिड को देखने जा रहे हैं वैलेंसी फैक्टर, तो पहला देखेंगे क्या वो फास्फोरस का एसिड तो नहीं है। अगर फास्फोरस का एसिड है तो वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस 1। अच्छा ये बताओ, H3PO4 3 H प्लस दे सकता है। क्या तुमने ये बोला है कि जो 3 H प्लस दे सकता है वो कैसा एसिड होता है? ट्राई बेसिक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि H3PO4 जनरली कैसा एसिड होगा? ट्राई बेसिक एसिड हो। एक लिख देते हैं तो बाकी आपकी समझ में अपने आप ही आ जाएंगे। एक के लिए लिख ली, यानी इसकी क्षमता 3 H प्लस देने की। तो H3PO3 डाई बेसिक एसिड होगा, H3PO2 मोनो बेसिक एसिड। ठीक बात है? अभी क्या करेंगे, एक संडे शायद नेक्स्ट वाला या उसके नेक्स्ट में आपको इनऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर पढ़ा दे। अभी तो आपने ऑर्गेनिक वाला पढ़ा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर मतलब, जैसे कि कंफ्यूजन रहता है, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम दिए हैं और नीट लेवल पे एनसीईआरटी जरूर पकड़ के चलनी। बात समझ में आ रही है? बिना उसके आपका काम होने वाला नहीं है, और उसके बाहर का कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू समय बर्बाद नहीं करना। उसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखते होंगे पायरो शब्द यूज होता है एसिड में, ऑर्थो यूज होता है, मेटा यूज होता है या नहीं होता? जब हम एसिड का नाम लिखते हैं तो कभी इक आ जाता है, कभी अस आ जाता है, आता है या नहीं? तो ये सब इसके लिए बकायदा एक पूरा रूल है। तो वो मैं तुम्हारा 1-1.5 घंटा लूंगा और उससे मैं तुम्हें ऐसा समझा दूंगा कि आप किसी का भी नाम आराम से लिख पाएंगे। तो अगर कभी नाम दिया होगा तो स्ट्रक्चर बनाने में भी आसानी हो। ठीक बात है ना? तो वो भी आपको पढ़ना है, वो आपके कोर्स में है। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर फास्फोरस से बना एसिड है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1 करें। चलिए सर दूसरे पार्ट पे आते हैं इसी के। अगर ऑर्गेनिक एसिड है, ऐसा एसिड है ऑर्गेनिक एसिड। अब यार तुम इतने समझदार हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर बताया जाए तो बताया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो हाइड्रोकार्बन बन हो या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हो। बोलिए सर, तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होना जरूरी है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन से बने एसिड अगर हमें मिलेंगे तो हम उन्हें क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है बात? ऑर्गेनिक एसिड के लिए कहा गया कि यार जब भी इसकी वैलेंसी फैक्टर निकालना
तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ, है एसिड ही, ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी उसके स्ट्रक्चर में जितने OH ग्रुप मौजूद होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है मामला? OH का मतलब बेस मत समझना, क्योंकि एसिड कौन सा है, ऑर्गेनिक। ठीक बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HCOOH, CH3, COOH, H2, C2, O4 और H2CO3, चारों लिख लीजिए। क्या चारों ऑर्गेनिक एसिड हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। ये सबके सब ऑर्गेनिक एसिड। अगर बेटा बात करें स्ट्रक्चर की, तो बस एक बात याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं तो एक ही आदमी है जिसको आधार मान के चलना है, वो है कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट? 4। आप चारों बॉन्ड सिंगल बनवा लो, आप एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बनवा लो, आप एक ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड बनवा लो, या आप 2 डबल बॉन्ड लगातार बनवा लो। जब तक 4 बॉन्ड नहीं बनाओगे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कोई आयन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन की स्टेबल कोवेलेंसी यानी स्थायी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो कार्बन को अगर आप आधार मानेंगे तो कभी कोई सवाल या कोई स्ट्रक्चर बनाते समय गड़बड़ी नहीं होगी। तो हमने सर अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया तो मामला कुछ ये है, दिख रहा है आपको? इधर आते हैं सर, CH3 सबको पता है तो उसको मैं बना के नहीं दिखा, CH3COO। यहां आते हैं सर, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। इधर आते हैं, C डबल बॉन्ड O, OH, OH। ठीक बात? ये चारों स्ट्रक्चर बना लीजिए, जो भी कंपाउंड दिए गए हैं ये इनके रिलेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। वैलेंसी फैक्टर बता दो। HCOOH में कितने OH ग्रुप हैं? 1, यानी 1 होगा। CH3COOH में 1, यानी 1 होगा। H2C2O4 में 2, यानी 2 होगा। और बेटा H2CO3 में भी 2 हैं तो 2 होंगे। वो एक ही कार्बन से जुड़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप। स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप। क्लियर है मामला? इनके नाम बता दो भैया, कॉमन नेम बताओ। IUPAC नाम किसी काम का नहीं है, मतलब आगे काम आएगा आइसोमेरिज्म में, लेकिन नॉर्मली जब हम इनकी बात करेंगे तो कॉमन नेम से ही बोलेंगे। तो जो भी नाम मैं लिख रहा हूं वो कौन से हैं बेटा? कॉमन नेम। क्या इनको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है? क्यों भैया? अच्छा, ये एसिटिक एसिड है, ये भाई साहब ऑक्सैलिक एसिड है, और ये भाई साहब कार्बोनिक एसिड है। क्या है सर? कार्बोनिक। जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं दनादन, पेप्सी, थम्स अप, अरे बोलो यार, तूफान आ जाएगा, तो डर के आगे जीत है। बोलिए सर। एक्चुअली में
अगर थोड़ा दिमाग लगाइए तो H2CO3 क्या इसका मिक्सचर है? वाटर प्लस CO2 जोड़ दोगे तो H2CO3 है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर रखा गया, बोलिए सर, और थोड़ा शक्कर डाल दी और फ्लेवर डाल दिया तो क्या बन गया? कोल्ड ड्रिंक। क्लियर है मामला? तो इसे बोला जाएगा कार्बोनिक। ठीक बात है। अरे कोल्ड ड्रिंक तुम पीते हो, 2 लीटर वाली बोतल घर में आती है फैमिली पैक, देखा होगा। दना दना पीते रहिए, उसको फ्रिज में कितना भी रखते रहिए, जितनी बार बोतल खोलेंगे उतनी बार गैस निकलती जाएगी, क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रखा। बोलो सर। यहां से सीखने वाली बात यह है, जैसे जैसे ज्यादा बार खोलो तो जब आखिरी की कोल्ड ड्रिंक बचती है तो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं है, वो सीरा पीते हैं आप। बोलिए सर। इसका मतलब सीधा सा क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को कम रखें, टेम्परेचर को कम रखें तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी गैस ज्यादा सॉल्युबल रहे। तभी तो आप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ठंडी। तो गर्म कोल्ड ड्रिंक अगर आप कभी पीजिए, और जैसी गर्मी अभी बीच में पड़ी थी, उसमें अगर आप 20 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक का पैट ले लीजिए जो ठंडा ना हो, और उसको खोल के जैसे ही आप डालेंगे, आप देखेंगे कि आप मुंह तक लगाएंगे और 2 सिप के बाद तो वो सीरा हो चुका होगा, क्योंकि उस समय टेम्परेचर यहाँ कितना चल रहा था? 46 47, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब निकल जाए। क्लियर है मामला? तो सारा खेल उसका किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। क्लियर है बात? तो यहां ध्यान रखना है, ये 4 एसिड आपको कम से कम याद रखने हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है। और यहां से एक बात सीखने को मिली क्या? अगर कोई पूछे कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में यानी वाटर में अगर बात की जाए तो टेम्परेचर को जैसे जैसे घटाएंगे बढ़ेगी, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो घटेगी, क्योंकि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के बाहर निकलना शुरू। ठीक बात है? तो 2 तरीके समझ में आ गए। तीसरा तरीका क्या कहता है? फॉस्फोरस से बना एसिड हो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिड हो तो स्ट्रक्चर में जितने OH ग्रुप दिख रहे हैं वो वैलेंसी फैक्टर है। और उसके बाद कहा गया कि अगर इन्हें छोड़कर बाकी कोई भी आए, यानी तीसरा पार्ट अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा इन्हें छोड़कर बाकी सब, यानी जितने बचे हैं, उनमें आपका वो फंडा काम कर जाएगा। क्या? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू जितने H दिखे, यानी जितने H दिख रहे हैं वही उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर। यानी A और B को छोड़कर जितना H नजर आए वही उसका क्या है? वैलेंसी फैक्टर। लिखिएगा, HCl वैलेंसी फैक्टर आपको बताना है, H2S H2SO3 H2SO4 H2SO5 HNO3 HClO4 H2S2O7 N3H। क्या यार? और इतने समझदार हो कि अगर आ जाएगा HCl HBr तो मामला संभाल लो। ठीक बात है? तो आइए सर, जितने H उतना वैलेंसी फैक्टर। तो एक क्या सारा मामला 2 का है, एक HNO3 में, एक
दो, एक, एक और एक। क्लियर है बात? कोई आदमी मुझे इसका नाम बता सकता है? मैंने पढ़ाया है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड नाम लिख लीजिए। क्या है? हाइड्राजोइक एसिड। चला जाए। यहां से एक बात याद रखना, यहां तक तो क्लियर है। अगर कभी भी हाइड्राजोइक एसिड अपने से H प्लस निकाले, माइनस का मतलब क्या है? H प्लस निकाल रहा है, एक ही है। तो अगर H प्लस निकालेगा तो क्या बनाएगा? N3 माइनस। और N3 माइनस को बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोला जाता है बेटा? एजाइड आयन। क्लियर है बात? और सुनिए, एक बात रट लीजिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में एक सवाल आता है कि बताओ कौन कौन लीनियर है। तो याद रखना, N3 माइनस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? लीनियर। अच्छा इधर सुनो, N3 माइनस के लिए अगर लीनियर बोल रहे हैं और N3H के लिए नहीं बोल रहे हैं तो मतलब नहीं होता हो। क्लियर है मामला? अपनी बुद्धि मत लगाना कि एक H तो किनारे आके बैठ जाएगा, चुप, ऐसा कुछ भी नहीं। ये लीनियर नहीं होता हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर। लेकिन एजाइड आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहां तक मामला समझ में आ रहा है? तो एसिड के केस में आपने क्या पढ़ा है? किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है उसकी बेसिसिटी पर, यानी वो कितने H प्लस दे सकता है, या डिपेंड करता है कि उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H आयन यानी H प्लस मौजूद है। इसे देखने के लिए अगर फास्फोरस से बना एसिड है तो जितने ऑक्सीजन एटम है उसमें एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सर? वैलेंसी फैक्टर। जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं यानी कार्बन के एसिड्स हैं, उनमें अगर हम बात करें तो क्या होगा? स्ट्रक्चर में जितने OH ग्रुप दिखेंगे वो सब वैलेंसी फैक्टर को बताएंगे। इन दोनों को छोड़कर जितने भी बाकी एसिड हैं, जितना H उतना वैलेंसी फैक्टर। क्या ये बात समझ में आती है? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब सर, इस पूरे खेल में एक आदमी है जो एक्सेप्शनल केस है और वो आपको अलग से याद रखना है। ठीक बात है? हटाया जाए इसको। चलिए सर, इन बाबूजी को जरूर ध्यान रखिए, ये जरूर आते हैं पे H3PO3 बोरिक एसिड। सुनिए तो, और सुनो, पेपर वाला इनको इस तरीके से भी दिखा सकता है, तो आप इनको बेस समझने की गलती मत कर दीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नाम क्या है? बोरिक एसिड। H3PO3। और यहां लिख लेना है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए आप इसे अलग से पढ़ा। बेटा, इस एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितने H नजर आ रहे हैं? 3। लेकिन याद रखना है कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1 होता। कितना होगा? 1 होगा। ठीक बात। उसके पीछे का रीजन क्या है? बोरॉन फैमिली जो है, ऐसे मान के चलना कि ये भिखारी फैमिली। बात समझ में आई? ये जब भी कंपाउंड बना लेंगे उसके बावजूद भी इनका ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा नहीं रहता।
तो कहा जाता है कि क्योंकि अब मैं यही वाला ले लूं H3BO3, या मैं यहां दोनों ही लिख दे रहा हूं BOH का होल थ्राइड। इनकी अगर बात करें तो इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये H+ देते नहीं हैं, बल्कि इन्हें ऑक्टेट अपना कंप्लीट रखना है, इसलिए ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, एक OH- को ये एक्सेप्ट करना पसंद कर। और अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो फिर इस तरीके से बनाना ज्यादा आसान होगा। ये बनाते हैं BOH का होल 4-। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इन्होंने, इधर देखो, किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने H+ देता है या कितने OH- लेता है। तो ये बाबूजी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और कितने OH- ले रहे हैं, एक। तो इसका मतलब क्या इनका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा या नहीं होगा? क्लियर है मामला? अब सुनो, OH- इन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए कहा जाता है कि ये किसकी तरीके काम कर सकते हैं, एक लुईस एसिड की। क्लियर है मामला? तो अभी के लिए इतना ही लिख। तो इनको बिल्कुल अलग से आपको ध्यान रखना। अब हमको एक बात ये बताओ, अगर हम आपसे कहें इक्विवेलेंट वेट H3BO3 का क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल है ये? बोलो बेटा। तो अगर मैं निकलवाऊंगा नहीं, जोड़ तो लोगे ही तुम। अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूलर वेट m है तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है H3BO3 का, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो उसके m बोल दें या डायरेक्ट ही लिख दें, चलो, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो? क्या ये बात समझ में आती है? पेपर में पूछा जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो वहां लिख देता है कई बार इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3BO3 m/3। 100% गलत है। क्या होना चाहिए, m/1 होना। क्लियर है मामला? तो ये क्वेश्चंस के रूप में, आप एग्जाम्पल नहीं है, सवाल ही है। तो यार 3 आपने पढ़ लिए हैं, आयंस के लिए, बेस के लिए, और किसी एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना आपको आ गया। ठीक बात है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हमको ये बताइए, ये रिएक्शन सबको पता हो, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बताओ, NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है? बिल्कुल है। एसिड और बेस आपस में मिले और उन्होंने NaCl मतलब यहां क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया, और H2O यानी कि साथ में वाटर निकाल। यही तो हुआ है। इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं,
कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये साइड में बना लीजिए, जिससे ये ध्यान रहेगा जब हम मैं टर्म यूज करूंगा तो आपको पता रहेगा कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। चलें सर, तो 3 केस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे केस की। हटाया जाए इसको। केस नंबर 4। इफ बेस present in a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या मतलब समझ में आता है तुमको? बोलो यार, क्या आता है बताओ जरा हमको। कह रहा है बेस कहां प्रेजेंट हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रुक जाओ, छापो नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। यानी जब बेस ऐसी रिएक्शन में प्रेजेंट हो जिसमें वो किससे रिएक्ट करने जा रहा हो? एसिड से। और क्या बनाने जा रहा होगा? सॉल्ट और वाटर। उसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्या मामला क्लियर है? बिल्कुल। अब छाप लो। ठीक बात। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे बेस की जो बेस क्या करे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में परफॉर्म कर रहा हो। यानी अब वो किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं चौथे नंबर। तो कहा गया कि ऐसी अवस्था में वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस इन अ रिएक्शन। और ये डिफाइन है किसके लिए? पर मोल के। बनाइए सर, पहले तो लिखिए इतनी बात। यानी कहा गया कि ऐसी अवस्था में अगर हमें बेस का क्या निकालना है? वैलेंसी फैक्टर। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल, या बल्कि एक काम कर लो, चेंज जरूर लिखो। तुम देसी आदमी, चेंज इन ये जरूर लिख लो। क्योंकि रिप्लेसिबल तो तुम लिख के आए हो शुरुआत में, तो तुमको सेम नजर आ जाएगा। तुम लिखो टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस। अब ये बताओ, चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस को अंडरलाइन करो और इसका मतलब बताओ क्या है? कितना OH माइनस है इससे मतलब नहीं है, कितना OH माइनस उस रिएक्शन में वो दे रहा है। वो उस बेस का क्या कहलाएगा? वैलेंसी फैक्टर। दोनों बातें अलग अलग हैं। बेस अगर मैं तुमसे पूछूं NaOH का वैलेंसी फैक्टर, तुम कहोगे 1। अगर मैं तुमसे कहूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस वैलेंसी फैक्टर, तो कहोगे 2। 2 OH है 2। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो फलानी रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि वो उस रिएक्शन में कितने OH माइनस असलियत में
दे रहे हैं। जिसके पास 2 OH माइनस है वो हो सकता है कि एक समय पर दोनों ना दे, एक ही दे रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो जब किसी रिएक्शन में देखते हैं तो क्या देखते हैं? चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे पहले 2 रिएक्शन देख लीजिए तो मामला ज्यादा समझ में आए। अगर मैंने लिखा CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, तो एक बेस लिया है, एक एसिड लिया, और यहां बना CaOH Cl प्लस वाटर। क्या ये बात समझ में आती है? दूसरी कहानी, CaOH का होल ट्वाइस, सेम ही रिएक्शन ली है, 2 टाइम्स HCl gives CaCl2 प्लस वाटर। दोनों रिएक्शन बना लीजिए जरा, ऐसे ही अगल बगल लिखिएगा, दोनों एक ही पन्ने पर अगल बगल लिखना दोस्त। ठीक बात। जिसका वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करेंगे। तो भाई साहब यहां कैल्शियम है और यहां कैल्शियम। अब मुझे ये बताओ, इधर यहां कितने OH माइनस दिख रहे हैं? 2। तो इसका मतलब यहां कितने OH माइनस हैं? 2 OH माइनस मौजूद। यहां कितने OH माइनस हैं? 1 OH माइनस मौजूद। क्या ये बात समझ में आती है? अब हमको ये बताओ, जब इससे ये बना तो चेंज कितने का है? क्या ये बात पकड़ पा रहे हो? 2 से क्या हो गया? तो क्या जितना है उससे डिसाइड नहीं होता, जितना चेंज है। यानी जो टर्म लिखा है, क्या चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस। क्यों मैंने बदलवा दिया? रिप्लेसिबल OH माइनस का मतलब होता है जितने OH माइनस दे सकता है, और चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस का मतलब उस रिएक्शन में जितने OH माइनस दे रहा है। कितने दे रहा है? 1। तो 1 का चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस अगर 1 है तो जरा बताइएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में हम क्या मानेंगे? क्लियर है मामला? इधर आओ दोस्त, कितने OH माइनस मौजूद हैं? 2 OH माइनस यहां पर है, यहां ही है सर। कितने OH माइनस मौजूद हैं? 0 OH माइनस। कैल्शियम से कैल्शियम को देखेंगे। अब ये बताइए, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस, अंग्रेजी में नहीं फंसना है सर आपको। रिप्लेसिबल OH माइनस का मतलब कितने OH माइनस दे सकता है? 2। चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस का मतलब कितने देता हुआ नजर आ रहा है? दोनों। क्या 2 के 2 चले गए हैं तभी 0 हुआ है? तो आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो क्या एक ही कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर दोनों में ही बेस है, लेकिन रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि वो उस समय कितने OH माइनस दे रहा है। क्लियर है मामला? तो क्या मैं, रुके रहो, क्या मैं इस कंसेप्ट में ये बोल सकता हूं कि वैलेंसी फैक्टर अगर मुझे निकालना है, ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, पढ़ा दिया, सारी कहानी कर दी, तुम अपने दिमाग में क्या रखोगे? तुम कहोगे सर वैलेंसी फैक्टर अगर बेस किसी रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन में काम कर रहा है तो मैं ये बोलूंगा क्या कि बेस सीधे सीधे कितने OH माइनस दे रहा है। क्यों भैया? जितने OH माइनस उस रिएक्शन में दे रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी
फैक्टर। क्या ये बात पकड़ में आती है? अब बोलो सर। तो अगर आपको कभी ये पन्ना पढ़ना हो तो आप नीचे की लाइन पढ़ के मामला निपटा सकते हैं कि हाँ यार, बेस जितने OH माइनस देता है उस रिएक्शन में वो उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी फैक्टर, ना कि जितने OH माइनस उसके पास है। ठीक बात है? अरे ऐसे समझो इसको, इस तरीके से हमको पूरी केमिस्ट्री आती है, पढ़ा रहे हैं, क्या हम यहां पूरी केमिस्ट्री पढ़ाए दे रहे हैं? एक चैप्टर का एक पोर्शन पढ़ा, बोलिए सर। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज मैक्सिमम पावर उसकी इतनी है, लेकिन वो उस समय तुम हमको किस बात से जज करोगे कि हम केमिकल बॉन्डिंग कैसा पढ़ाते हैं? पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा पढ़ाते हैं? ना। जो पढ़ा रहे हैं उससे जज करने वाले हो। तो वही बेस या एसिड दोनों के लिए काम करेगा। उसके पास कितना OH माइनस या H प्लस है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी रिएक्शन में कितने OH माइनस या H प्लस दे रहा है, और जितने OH माइनस या H प्लस देता है उसी को क्या बोलते हैं? बोलो। टोटल चेंज इन रिप्लेसेबल OH माइनस या H प्लस इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर। तो अगर ये आ गया तो अगला वाला तुरंत आ जाएगा। ठीक बात है ना? कोई डाउट हो तो अपनी बात आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जहां जहां अंग्रेजी आएगी वहां तुम फंसोगे, ये मुझे मालूम है। तो आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। रिप्लेसिबल OH माइनस या H प्लस का मतलब कितने H प्लस उसकी ताकत है मैक्सिमम दे सकता है, और चेंज इन रिप्लेसिबल OH माइनस का मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो कितने OH माइनस दे रहा है। बोलो बेटा। मारेंगे तुमको हम इतना कि तुम फिर गोला खा लिए हो। अच्छा एक बात बताओ, ये हमसे क्या कह रहे हैं? इधर देखो, हमसे पूछा जाए, अब मैं तुमसे पूछता हूं, सवाल को गौर से सुनना, इसको मत देखना। पहला सवाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस एक बेस होता है, हाँ या ना? होता है। उसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। उधर मत देखो, बेस का वैलेंसी फैक्टर बोलो। तो जितने OH है वो वैलेंसी फैक्टर है। क्या ये बात क्लियर है सर? अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन में है, वैलेंसी फैक्टर बताओ। 1। क्यों? एक OH माइनस दे। क्लियर है मामला? यहां पर बताओ 2, क्योंकि कितने OH माइनस दे रहा है? 2। क्लियर है मामला? अच्छा एक बात और सुनो, तुमने बड़े मजे से पीछे लिखा है क्या? अभी यहां पे ये उतार लिए हो ना? अभी यहां पे जब ये सारी राम कहानी तुमने शुरू की है तो तुमने यहां पर एक बात पीछे लिखी हुई है, ये साहब क्या लिखे हो? ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल होता है कि नहीं होता है? अब तुम मुझे बताओ, इक्विवेलेंट वेट क्या लिखते हो? डिवाइडेड बाय। तो अगर ये वेरिएबल है तो किसको वेरिएबल होना पड़ेगा? अगर वैलेंसी फैक्टर भी वेरिएबल नहीं होगा तो फिर फायदा क्या हुआ इक्विवेलेंट वेट पर? फिर मॉलिक्यूलर वेट से ही ना काम चला लेते। क्लियर है मामला? और सुनो, बढ़िया एग्जांपल बताएं, बुरा ना मानना। तुमको कितना पढ़ाएं ये तुम्हारी ताकत है, यानी कि एसिड और बेस की तरीके। तुम वहां क्या परफॉर्म करोगे ये डिपेंड करेगा उस कंडीशन पर। बोलो सर। तो जितना आता है उतना परफॉर्म हर बार करो ये जरूरी नहीं है। तो वैलेंसी फैक्टर किसी भी रिएक्शन में जब देखा जाता है तो किसी भी एसिड या बेस का, तो ये देखते हैं कि वो उस रिएक्शन में कितने H प्लस या OH माइनस दे रहा है, ना कि उसके पास कितने। ठीक बात है? 5वां नंबर, 4 हो गए। 5वां नंबर हेडिंग डालिए, इफ एसिड इज प्रेजेंट इन अ, if acid is present in a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये बात बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आनी चाहिए, वहां इतना समय इसी बात को लेकर लगाया है। अब तुम ये बताओ, किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर हम निकालने जा रहे हैं अगर वो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में।
तुम्हारे मन में क्या विचार आना चाहिए? सर, एसिड उस रिएक्शन में कितने H प्लस दे रहा है, यही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर, जिसको तुम अंग्रेजी में क्या लिखने वाले हो कि टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसिबल H प्लस इन रिएक्शन, और ब्रैकेट में बाय पर मोल, क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि वैलेंसी फैक्टर किसके लिए डिफाइन है, एक मोल के लिए। क्लियर है मामला? दो रिएक्शन यहां भी लिखते हैं, H2SO4 प्लस NaOH बना रहा है NaHSO4 प्लस वाटर, ये एक रिएक्शन। H2SO4 प्लस 2 टाइम्स NaOH रिएक्शन में बना रहा है Na2SO4 प्लस वाटर। इधर देखो, पूरी रिएक्शन का ठेका मत लेना, अभी तुम एक ही चीज पे कंसंट्रेट करो। तुम्हारे लिए इस रिएक्शन में एसिड कौन है, H2SO4। तुम इसका वैलेंसी फैक्टर अभी देखने, आगे चल के दोनों को जोड़ देंगे एक साथ। क्लियर है मामला? अब हमको ये बताओ, H2SO4 अगर है तो यहां से देखेंगे सल्फर यही नजर आ रहा है, तो क्या इसका कंपैरिजन इससे करना पड़ेगा? अब ये बताइए यहां पर कितने H प्लस मौजूद हैं, 2 H प्लस, यानी ये इतना H प्लस दे सकता है, ये हम इसकी ताकत लिख रहे हैं। जैसे ही इससे ये बना, यहां पर कितने H प्लस मौजूद हैं, 1 H प्लस, तो इसका मतलब यहां से यहां जाते समय टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसिबल H प्लस कितने का चेंज आया है, 2 का कि 1 का? 1 का। क्या ये बात समझ में आती है? ये सिर्फ अंग्रेजी है, आपके मन में चलना चाहिए ये कितना H प्लस दे रहा है, बोले सर 1, 2 था 1 बचा, यानी 1 दे दी। क्लियर बात? तो इसका मतलब H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और यहां जरूर लिख लेना, 2 H प्लस हैं, दे नहीं रहा है, 2 H प्लस हैं, और रिएक्शन में 1 H प्लस दे रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर H प्लस होने से डिसाइड होगा कि H प्लस देने से डिसाइड होगा, कितना दे रहा है, यानी कि आपका मामला यहां से डिसाइड। ठीक बात है? ध्यान रखिएगा, ये बना लीजिए कि वैलेंसी फैक्टर यहां से आपने डिसाइड किया। ठीक है ना? चलो भैया फटाफट इधर आओ, 2 H प्लस हैं, यहां से यहां जाते समय इधर देखो, चेंज की बात बताओ, अब कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, क्योंकि मैं बोलूंगा ये 2 H प्लस इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, दे रहा है। अरे भैया अब तो 0 हो गया ना यहां पे, तो 2 दे रहा है, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो यही लिख देते हैं। ठीक बात? तो अगर अब तुम्हारे लिए लिखा जाए तो तुम यहां डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कि वैलेंसी फैक्टर किसी भी एसिड का अगर हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखना है, तो हम ये कंक्लूजन इन दोनों एग्जाम्पल को देखकर
लगा सकते हैं या हमने निकाल रखा है क्या कि मैं बोलूंगा कि एसिड रिएक्शन में कितने H+ दे रहा है। ऐसे ही आप भी लिख लीजिए तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी। अभी तो जैसे खूब धुआंधार आ रहा है, आज से 2 महीने बाद जब कभी रिवाइज करोगे तो ये लाइन काम आएगी। ठीक बात है। तो यहां पर 5 चीजें पढ़ा दी। एक बार फटाफट पन्ना पलट जाओ जल्दी से। 2 ही घंटा पढ़ाएंगे, हमको मालूम है ना, 11:15 से तुम्हारे बैटरी कहां डाउन हो जाएगी मुझे। इसके बाद जितना मैं पढ़ाऊंगा ओवरफ्लो है सब, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान कहां है, खाने पर। पढ़ाई खत्म हो चुकी, सेलेक्ट हो गए तुम। 2 घंटे से ऊपर तुम्हारी बैटरी नहीं चलती है, और सही भी है, 2 घंटे के ऊपर पढ़ाने कोई मतलब भी नहीं है। वो तो अभी धीरे धीरे जब तुम्हारी, अब जैसे आज 2 घंटे पढ़ाया है, जब अगली वाली क्लास लेंगे तो 2:15, तुम्हें हवा नहीं लगेगी, धीरे से बढ़ा देंगे। तो फिर तुम जब तुम जानने लगोगे, अब जैसे आज की क्लास हो गई तो तुम समझ गए होगे कि 11 वाली क्लास में 11:15 आता है और यार 1:20 तक छोड़ेगा, तो 1:20 के बाद अगर पढ़ाएंगे तो तुम्हें मुंह बनाना है ना। अब ये बताओ, एक बार फटाफट सारे पेजेस देख जाओ जल्दी से, देखने हैं, पढ़ने की एक्टिंग नहीं करनी। बस नजर मार लो क्या क्या लिखा है तुमने अपने हाथ से। हो गया? चलो हम पूछते जाएंगे, बताते चलोगे हमको। आओ, पहली बात, अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, तो बाय डेफिनेशन उसका कितना पार्ट हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, उसका कितना पार्ट, कितने पार्ट हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। एक पार्ट हाइड्रोजन से कितना जुड़ा है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 8 पार्ट ऑक्सीजन, यानी 8 पार्ट ऑक्सीजन से कितना जुड़ा है। Cl के रिस्पेक्ट में 35.5 पार्ट Cl से कितना जुड़ा है। सिल्वर के रिस्पेक्ट में 108 पार्ट सिल्वर से कितना जुड़ा है। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? चलो अगली कहानी, अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट दिया है और मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला बोलो। इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? वैलेंसी फैक्टर का कोई साइन होता है? नहीं, वैलेंसी फैक्टर एक नंबर है, वैलेंसी फैक्टर पर मोल के लिए डिफाइंड है, वैलेंसी फैक्टर वेरिएबल है, इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? ठीक बात। अब ये बताओ कि अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर निकालना है और कोई आयन तुम्हारे पास दिया है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिवली चार्ज, यानी कैटायन या एनायन, तो वैलेंसी फैक्टर के लिए क्या देखोगे? फटाफट बोलो, टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव। किनारे करते हैं। अगर आपके सामने कोई बेस आया, क्या आया, तो क्या देखोगे? टोटल ओएच ग्रुप। मेन बात कर ले, टोटल ओएच ग्रुप। अगर कोई एसिड आया और उसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, सुनना पूरी बात, तो क्या केवल H देखकर वैलेंसी फैक्टर लिख देंगे? हर बार ऐसा हो ये जरूरी? अगर फास्फोरस से बना एसिड है, किससे बना? फास्फोरस से बना एसिड है, तो वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन एटम -1 बोल रहे हो,
अगर ऑर्गेनिक एसिड है कोई, यानी कार्बन के एसिड्स, तो वहां वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप है, इन दोनों को छोड़कर जितने H नजर आएंगे वही वैलेंसी फैक्टर। अभी भी एक आदमी है जो बवाल काट सकता है, कौन है? H3BO3 बोरिक एसिड, वैलेंसी फैक्टर 1 है। H+ देता है कि OH- लेता है? एक OH- एक्सेप्ट करता। अगर वैलेंसी फैक्टर 1 है तो H3BO3 का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है या नहीं है? है सर। क्या बात क्लियर है सर? अब ये बताइएगा, 3 हो गए सर, एसिड हो गया, बेस हो गया, आयंस हो गया। अगर कोई बेस किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस बेस का वैलेंसी फैक्टर किस आधार पे निकालोगे? कि वो कितने OH- दे रहा है, जिसको आप बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसेबल OH- बाय पर मोल डिफाइंड है। अगर कोई एसिड किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका वैलेंसी फैक्टर किस आधार पे निकालेंगे? वो उस रिएक्शन में कितने H+ दे रहा है, ना कि उसके पास कितने हैं। क्लियर है मामला? इसी को अंग्रेजी में बोल रहे हो टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल, वो टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसिबल H+। क्या ये बात क्लियर है? निकल लो।